इक्विटी शेयर कैपिटल के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम समझते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर। तो देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए मेरे सामने दो ऑप्शन है। एक है शेयर कैपिटल जिसके अंदर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, एक दूसरा है डेट के फॉर्म में जिसमें हम डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, इन सब चीजों से फंड को रेज कर सकते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए देखते हैं क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं इक्विटी शेयर से फंड रेज करने की। तो पहले हम समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहला एडवांटेज है, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस सिंस सच शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। देखिए, जब हम इक्विटी शेयर से फंड को रेज करेंगे तो इक्विटी शेयर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर कब तक रहेगा कंपनी में? जब तक कंपनी चलेगी। तो मतलब ये परमानेंट है, जब कंपनी बंद होगी तभी इक्विटी शेयर को रीपे किया जाएगा। रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट। तो रीपेमेंट यहां पे तुरंत नहीं करना है कि आपने इक्विटी शेयर रेज किया और तुरंत रीपेमेंट भी मान लिया 2 या 4 या 5 साल में। इक्विटी शेयर तब तक चलेंगे जब तक कंपनी चलेगी। तो यहां पे रिडीम करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है। ना ही यहां पर कोई लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को कैश देना है जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे या इशू किए गए जिसको। तो यहां पे कोई लायबिलिटी भी अराइज नहीं होती कंपनी के ऊपर। तो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल माना जाता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया इसका। दूसरा एडवांटेज है, इक्विटी कैपिटल इंक्रीजेस द कंपनीज फाइनेंशियल बेस एंड दस हेल्प्स टू फर्दर द बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, जब कंपनी में कोई ओनर दिखेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, जब हम इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर को करेंगे। जब कंपनी का कोई ओनर है तो वहां से ओनर को लोन मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर हम इक्विटी शेयर से फंड को रेज कर रखे हैं। तो फाइनेंशियल बेस भी कंपनी का स्ट्रांग होगा, लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है? इन अदर वर्ड्स, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर अ कंपनी मैनेज टू रेज सम मनी फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस हेल्प्स इट टू रेज मोर फंड्स विद द हेल्प ऑफ डेट। इससे क्या होता है, कंपनी को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस अगर कोई एसेट खरीदनी है या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एसेट जनरेशन करना है, तो उसके लिए पैसा जनरेट करने के लिए इक्विटी शेयर क्या करते हैं? डेट के फॉर्म में रेज कर लेते हैं। तो डेट भी इजीली मिल जाता है अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर रेज कर रखे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बना रखे हैं। आगे क्या है? दिस इज बिकॉज डेट विल इनेबल द कंपनी टू इंक्रीज इट्स अर्निंग पर शेयर एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स शेयर प्राइस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। जब कंपनी इक्विटी शेयर रेस कर सकती है तो डेट क्यों रेस कर रही है? यहां पे एक फाइनेंस इक्वेशन की हेल्प से हम समझाएंगे कि कंपनी डेट क्यों लेती है, लोन लेकर क्यों बिजनेस करना ज्यादा पसंद करती है। उसका रीजन एक इक्वेशन में छुपा हुआ है। ये एडवांटेज में क्या बोला गया कि कंपनी इक्विटी शेयर अगर रेस कर रखी है तो डेट भी इजीली मिल जाता है। डेट मिलने की वजह से कंपनी डेट भी ले लेती है, डेट लोन भी ले लेती है। लोन लेने से कंपनी की अर्निंग बढ़ जाती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, नॉट अर्निंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितना कंपनी कमा रही है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? लोन लेने से कैसे बढ़ जाएगा वो हम आपको यहां एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे के एडवांटेजेस और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस समझेंगे। यहां पे हम समझाने के आपको जा रहे हैं कि कंपनी अगर डेट रेज करती है, डेट की हेल्प से भी फंड को रेज करती है, फाइनेंस रेज करती है, तो कंपनी का ईपीएस कैसे बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ जाता है लोन लेने की वजह से। हम दो कंडीशन लेके आपको समझाएंगे यहां पर। एक में मैंने लिया है इक्विटी शेयर को कंपनी ने रेज किया है, मतलब कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर से ही काम चल रहा है, तो उस केस में ईपीएस कितना होगा? एक कंपनी में डेट और इक्विटी दोनों बराबर बराबर लेके चल रही है, तो हमने अभी आपको क्या बताया? डेट लेने से कंपनी का ईपीएस ज्यादा होना चाहिए। ये हम आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि डेट लेने से कंपनी का ईपीएस कैसे बढ़ जाता है, और इक्विटी से सिर्फ करती है तो उसका ईपीएस उतना नहीं होता है जितना कंपेयर टू डेट रेज करने से। तो ये एक फाइनेंस इक्वेशन है, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे, एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी तरह फाइनेंस की भी एक इक्वेशन होती है जो आप आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे शॉर्ट में पहले से लिख रखी है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट एबिट होता है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये, फिर माइनस आप इंटरेस्ट करेंगे तो ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी आएगा, ईएटी में नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दीजिए, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। एक इक्वेशन है, और हमने यहाँ क्या लिखा है? 100 इक्विटी शेयर है और यहाँ पे 50 डेट है और 50 इक्विटी शेयर इश्यू किए गए। मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर की
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100 और यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 50, क्योंकि यहां 50 जो है डेट के फॉर्म में लिया गया है, मतलब डेट को मिक्स कर लिया गया है जिससे एडवांटेज होगा कंपनी का। सेल्स 50,000 मैंने दोनों केस में लिया, वेरिएबल कॉस्ट 15,000 लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 35,000, यहां पे भी लिख लेते हैं 35,000। हमने फिक्स्ड कॉस्ट मान ली सपोज 5,000, तो दोनों के केस में हम 5,000 लेके चलते हैं, क्योंकि हमको आपको समझाना है कि डेट लेने से कंपनी के ईपीएस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट। तो 5,000 लिया मैंने, एबिट आएगा माइनस करने पे तो 30,000। एबिट क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हम मान लेते हैं, देखिए इंटरेस्ट कहां पड़ेगा, क्या इक्विटी, जब कंपनी इक्विटी से रेस करेगी पैसा, लोन तो लिया नहीं है, तो क्या यहां पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा इस कंपनी को? नहीं करना पड़ेगा। एक वहीं दूसरी कंपनी जिसने लोन ले रखा है उसको तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देते हैं 5,000 इंटरेस्ट। यहां पे कितना आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स 30,000 और यहां पे अर्निंग आ जाएगी 25,000 रुपए। तो देखिए यहां पे इंटरेस्ट पड़ा क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है, लोन लिया है तो लोन वालों को इंटरेस्ट देना होगा। यहां हमने कंपनी ने लोन ही नहीं लिया, तो कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया? 30,000 और 25,000। अब हम टैक्स माइनस कर लेते हैं, जो इंडिया में एवरेज बेसिस पे 30% चल रहा है, तो 30% इसका हम करेंगे तो 9,000, ये टैक्स हो गया हमारा। कितना EAT आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया? 21,000। और यहां पे 25,000 का 30% कर लेते हैं। 25,000 का 30% हुआ 3 2 6 एंड 5 3 15, 7,500। तो हमारा यहां पे 1,7,500। तो कंपनी की अर्निंग्स कितनी हुई जब कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर रेस करके कंपनी चला रही है? 21,000, और यहां पे डेट और इक्विटी को मिक्स करके कर रही है तो 17,500। अब हमें निकालना क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? दिस अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पे 21,000 रुपए की अर्निंग है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 100। तो देखिए EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पे 100 से डिवाइड करेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना आया? 210। यहां पे 210 रुपए कंपनी ने अर्निंग पर शेयर कमाए। यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 50, क्योंकि हमने डेट को मिक्स किया है। डेट वालों को ईपीएस से कोई मतलब नहीं, डेट वालों को तो इंटरेस्ट मिल गया ना, उनको कंपनी के अर्निंग पर शेयर से क्या मतलब? अर्निंग पर शेयर तो इक्विटी शेयर का हुआ ना। तो हम यहां पे देख लेते हैं 17,500 है, इसको किससे डिवाइड कर दें? डिवाइड बाय 50, तो कंपनी का ईपीएस आया 350 रुपीस। तो देखिए यहां पे सेम सिचुएशन थी दोनों कंपनियों में, और कंपनी ने सिंपली क्या किया? डेट रेस कर लिया 50% का, और 50% इक्विटी में चल रही थी। उससे क्या हुआ? ईपीएस इनका बढ़ गया। अगर यही सिचुएशन इधर होती, देखिए पूरा 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करती तो 210 रुपए कमा रही है, 100 इक्विटी शेयर इशू करती 100 रुपए का नहीं, तब 210 कमाती ईपीएस। डेट को मिक्स करने से इनका ईपीएस बढ़ गया। तो यही एडवांटेज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कंपनी अगर डेट रेस कर ले तो क्या होता है? कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है, और ये रेस तभी हो पाता है जब कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज कि कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है जब इक्विटी शेयर होल्डर्स डेट को मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे थ्योरीज में भी लगता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। आगे एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर रेस करने का? अ कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे डिविडेंड, हेंस इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटीज और व्हेन द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, डिविडेंड पेमेंट्स कैन बी रिड्यूस और इवन सस्पेंडेड। देखिए कंपनी ने ईपीएस जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी निकालकर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर दे दे, उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्या है? दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा जो दे दिया जाता है वो डिविडेंड होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, ये कोई लीगली बाइंडिंग या कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। कंपनी अगर चाहे तो दे सकती है डिविडेंड, ना चाहे तो नहीं दे सकती है। अनसर्टेनिटी चल रही है कंपनी में तो डिविडेंड नहीं दे सकती है, या सस्पेंड कर सकती है कि कुछ साल तक हम डिविडेंड नहीं देंगे। डाइवर्सिफाई करना है तो डिविडेंड नहीं देंगे, प्रॉफिट को ही प्लग बैक करके हम आगे बिजनेस को बढ़ाएंगे। डेट है, डेट के केस में क्या है? इंटरेस्ट देना ही है, वो तो कंपलसरी पेमेंट है। तो डिविडेंड यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी की हेल्प से कंपनी में फंड रेस किया गया है तो उनको कुछ पेमेंट डिविडेंड के फॉर्म में करना गारंटीड नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये भी किसका एडवांटेज है एज कंपेयर टू डेट। आगे है अ कंपनी कैन मेक फर्दर इंक्रीज इन इट शेयर कैपिटल बाय इनिशिएटिंग अ राइट। कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी ने अगर 100 इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो बाद में अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को वो बढ़ा सकती है, अपने राइट को एक
यूज करके। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर को और भी इंक्रीज करके, इक्विटी शेयर्स को इंक्रीज करके अपनी कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। इन्वेस्टर फाइंड ऑर्डिनरी शेयर रिस्कियर बिकॉज ऑफ अनसर्टेन डिविडेंड पेमेंट्स एंड कैपिटल गेन्स। देखिए लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? कंपनी ने सपोज 500 रुपीज के शेयर मार्केट में लिस्ट कराए और इस शेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इसलिए लोग शेयर खरीदते हैं। सपोज 700 पहुंच गया तो यहां से यहां आने पे 200 रुपए का जो कंपनी जो शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे हैं, शेयर होल्डर 200 रुपए का शेयर होल्डर को क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ। एक तो इसलिए शेयर इक्विटी शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं। दूसरा रीजन क्या है? जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का हिस्सा जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो होता है डिविडेंड। तो दो रीजन होते हैं कंपनी के शेयर्स लोग खरीदते हैं। एक तो कैपिटल गेन जो मैंने बताया, मार्केट में 500 रुपए का शेयर खरीदा मैंने, वो 700 पहुंच गया, बेच दिया 700 में, तो 200 रुपए का कैपिटल गेन हुआ। एक दूसरा, मैंने अगर 100 शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया कि 5 रुपए एक शेयर पे देंगे, तो प्रॉफिट का हिस्सा जिसको बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ईपीएस कंपनी ने कमाया 350 रुपए का, तो उसमें से अगर कुछ हिस्सा देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को तो वो डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड अगर कंपनी देती है, सपोज 500 रुपए मिल गए, तो दो रीजन से लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, एक तो कैपिटल गेन और एक डिविडेंड, जो मैंने बताया कि 5 रुपए अगर इशू कर रहे हैं तो 500। तो ये दो रीजन होते हैं कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर लोग इक्विटी जो में पैसा लगाते हैं, उनको इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चाहते हैं कि ये सब चीजें मिले, इसलिए वो लगाते हैं। अब कोई जरूरी है कि 500 से 700 चला जाए, हो सकता है नीचे आ जाए, 200 पे आ जाए, तो रिस्की है ना ये, तो एक डिसएडवांटेज है। और क्या डिविडेंड मिलने की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो बाय चांस कंपनी अगर चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। तो ये रीजन है कि ये एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रिस्क उठाते हैं कि मार्केट बढ़ेगी तो शेयर बढ़ेगा मेरा, या कंपनी में अच्छा काम होगा तो शेयर बढ़ेगा, नहीं भी बढ़ सकता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि रिस्की सिचुएशन होती है। सेकंड डिसएडवांटेज इज द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर रिड्यूसेस द अर्निंग पर शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अंटिल एंड अनलेस प्रॉफिट एंड प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज्ड। देखिए क्या होता है, मैंने भी आपको एक इक्वेशन बना के समझाया था कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स और इशू करते चले जाएं तो ईपीएस घटता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे क्या था, कंपनी अगर 100 इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो ईपीएस इतना है। कंपनी अपने राइट को इनिशिएट करके 200 कर दे अगर, तो यहाँ पे ईपीएस गिर जाएगा ना। 200 अगर कर देगी तो डिवाइड करेंगे तो 100 105 रुपए के आसपास का डिविडेंड आ जाएगा। तो देखिए ईपीएस नॉट डिविडेंड, ईपीएस घटता चला जाएगा ना। इक्विटी शेयर कंपनी और रेस करेगी तो ईपीएस गिरता चला जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर रेस करने का। कंपनी अगर ज्यादा इक्विटी शेयर रेस कर देगी और कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही रह जाए और इक्विटी शेयर बढ़ जाए तो कंपनी में अर्निंग पर शेयर घट जाता है, ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैन ऑल्सो रिड्यूस द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये तो बहुत सिंपल सा है। कंपनी में 100 इक्विटी शेयर होल्डर थे तो 100 लोगों के हैंड में वोटिंग राइट्स थे। अब 200 हो गए तो 200 लोग में बढ़ गए, मतलब कंपनी का कंट्रोल जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इक्विटी शेयर अगर ज्यादा इशू करती चली जाए कंपनी तो ओनरशिप और कंट्रोल हाथ से जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस